क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए 20 से भी ज्यादा ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में यानी 16 फरवरी को जरूर आएंगे। और इन बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर आपको कहां पर फिल करना होगा? OMR शीट पर फिल करना होगा। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वीडियो को शेयर जरूर कर देना और इन सभी प्रश्नों को तैयार जरूर कर लेना। जी हां, मैं आपसे बार बार कहना चाहूंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी और बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? का विकल्प है रेती के फूल, खा विकल्प है छड़दा, गा विकल्प है हंस और घा विकल्प है कादम्बिनी। तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा छड़दा जो है यह महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित निबंध है। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, इनमें से कौन सी पत्रिकाएं हैं जिन्हें मुंशी प्रेमचंद जी ने संपादित किया था? का विकल्प है यहां पर मर्यादा और हंस, खा है विकल्प दया और प्रभा, गा विकल्प है सुधा और हंस और घा विकल्प है सरस्वती। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी पत्रिकाएं हैं? राइट आंसर हो जाएगा कि मर्यादा और हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया था। तो यहां पर अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? पहला है विकल्प निबंधकार, दूसरा है विकल्प आलोचक, तीसरा है गद्य गीतकार और चौथा विकल्प है कवि। तो राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, राय कृष्णदास जो थे गद्य गीतकार थे। कौन थे? गद्य गीतकार थे। इसके बाद अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? यहां पर पहला है विकल्प राजस्थानी व ब्रजभाषा, दूसरा है राजस्थानी व पहाड़ी भाषा, तीसरा विकल्प है राजस्थानी व आधुनिक भाषा और चौथा विकल्प है खड़ी बोली। तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी व ब्रजभाषा। यहां पर पहला विकल्प सही है। तो OMR शीट में आपको ऑप्शन कैसे फिल करना है? मान लीजिए यहां पर पहला विकल्प सही है चौथे का, तो आपको चौथे के जो सामने A, B, C और D ऑप्शन लिखे होंगे, आपको A वाले ऑप्शन को काले पेन से काला कर देना है, यानी A वाले ऑप्शन वाले गोले को आपको काला कर देना होगा। बाकी आपको B, C, D इनसे आपको कुछ भी नहीं बोलना है। कहने का अर्थ है कि यहां आपको कहीं भी पेन नहीं चलाना है। एक प्रश्न के आंसर में एक ही गोला आपको काला करना है। OMR शीट भरने का तरीका भी मैं बता चुका हूं और OMR शीट भरते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए कि OMR शीट आपको कैसे भरनी है, क्योंकि OMR शीट भरते समय यदि आपसे थोड़ी सी भी गलती होती है तो आपके नंबर कट सकते हैं और हो सकता है कि वो चेक भी ना हो। तो OMR शीट को भरते समय आप बहुत ज्यादा सावधानियां बरतेंगे। जो मेन जो है आपका जो मुख्य डाटा है उसे आप अच्छे से भरिएगा, सावधानी पूर्वक भरिएगा। और जिस प्रश्न में आप गोला काला करते समय थोड़ी सी भी गड़बड़ी करते हैं, जैसे मान लीजिए B सही था, आपने जल्दी में C को काला कर दिया और इसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैं यहां पर A कर दूं और इसमें व्हाइटनर लगा दूं, तो ऐसा
आपको बिल्कुल नहीं करना है, फिर आपको इस प्रश्न का नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। जी हां, 20 नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन इस प्रश्न का आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आपको बरतना है। 16 फरवरी को आपका एग्जाम है, हिंदी विषय का पेपर है, जिसकी मैं धुआंधार तैयारी करा रहा हूं इस चैनल पर। आप चैनल पर यदि नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा कौन सा निबंध रचित है या लिखा गया है? पहला है विकल्प ठूठा आम, दूसरा है ठेले पर हिमालय, तीसरा है दृष्टिकोण और चौथा है नदी के द्वीप। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा निबंध कौन सा रचित है या लिखा गया है? तो राइट आंसर क्या है? ठूठा आम जो है भगवत शरण उपाध्याय की द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हरिभाव उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? यहां पर आप देख रहे हो, पहला विकल्प साहित्य देवता, दूसरा विकल्प साहित्यावलोकन, तीसरा विकल्प साधना के पथ पर और चौथा है विकल्प ध्रुव स्वामिनी। तो हरिभाव उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधना के पथ पर। राइट आंसर क्या है? साधना के पथ पर। यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? हरिभाव उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का सातवां घोड़ा जो रचना है, इस रचना की विधा क्या है पूछा जा रहा है। और यहां पर आप देख रहे हो, पहला है विकल्प निबंध, दूसरा विकल्प है उपन्यास, तीसरा विकल्प है डायरी और चौथा है कविता। तो सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न में आ जाए सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है, तो यह जो है रचना है किसकी रचना? धर्मवीर भारती जी की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की द्वारा लिखी गई रचना है। किस विधा पर? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है रस मीमांसा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? यहां पर पहला है विकल्प गुलाब राय, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है जयप्रकाश भारती, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? रस मीमांसा के लेखक कौन है? इनमें से कोई नहीं। यहां पर चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रस मीमांसा जो रचना है यह किसके द्वारा रचित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, जो कि यहां पर विकल्प में है ही नहीं। तो राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रस मीमांसा रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला प्रश्न है राजश्री के रचनाकार का नाम बताइए। तो यहां पर आप देखोगे, पहला विकल्प दिया है जयप्रकाश भारती, दूसरा विकल्प है गुलाब राय, तीसरा है यहां पर जयशंकर प्रसाद और चौथा है विकल्प मुंशी प्रेमचंद। आप सभी कमेंट करके आंसर भी बताते रहिएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है यह जो है रचना राजश्री, यानी राजश्री रचना के रचनाकार कौन है? राजश्री रचना के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? और मैं आपसे बार बार कहूंगा कि इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सभी। आपकी बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी में यहां से प्रश्न 100% पूछे ही जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इजी प्रश्न है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा और मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया भी है। अगला प्रश्न क्या है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? पहला विकल्प है मेरा जीवन प्रवाह, दूसरा है विकल्प मन की बातें, तीसरा विकल्प है मेरी असफलताएं, चौथा विकल्प है नई पौध। तो मेरी असफलताएं जो यह रचना है, इस रचना के लेखक हैं गुलाब राय जी और यह रचना है गुलाब राय जी की आत्मकथा। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा विधा पर आधारित
आधारित रचना कौन सी है? मेरी असफलताएं। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख रहे हो अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की? पहला विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है उपेंद्रनाथ अश्क और चौथा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो यहां पर आप देखोगे कि अनाम दास का पोथा जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, इसके लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न यहां पर देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्न में से रीतिकाल की कालावधि क्या है? तो कालावधि से एक प्रश्न हो सकता है, दो प्रश्न आ जाएं आपकी बोर्ड परीक्षा में। आपको मैंने यहां पर प्रमुख जो है युगों की कालावधि से रिलेटेड प्रश्न भी बताए हैं, यहां पर आप वीडियो में देखेंगे। तो रीतिकाल की कालावधि क्या है? पहला विकल्प है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, दूसरा है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, तीसरा है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, और चौथा विकल्प है 1843 ईस्वी से आज तक। तो रीतिकाल की कालावधि क्या है, समय सीमा क्या है? 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं? पहला है विकल्प श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरा विकल्प है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, तीसरा विकल्प है विकल्प का व खा दोनों, और चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों देश प्रेम की भावना। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं? विकल्प का और खा दोनों, यहां पर हो जाएगा तीसरा वाला विकल्प सही, क्योंकि श्रृंगार रस की प्रधानता और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता दोनों ही विशेषताएं रीतिकाल की हैं, इसलिए तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से आधुनिक काल के कवि नहीं हैं, कौन हैं जो निम्न में से आधुनिक काल के कवि नहीं हैं? पहला विकल्प है बिहारी लाल, दूसरा है भूषण, तीसरा है विकल्प का व खा दोनों, और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से आधुनिक काल के कवि नहीं हैं बिहारी लाल और भूषण, ये दोनों ही कवि आधुनिक काल के कवि नहीं हैं, यानी राइट आंसर है गा वाला यहां पर, यानी बिहारी लाल और भूषण किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं, ये आधुनिक काल के कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक काल के कवि हैं, और किस युग के? द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं? यहां पर पहला है विकल्प जीवन के यथार्थ की प्रधानता, दूसरा विकल्प है बौद्धिकता की प्रधानता, तीसरा विकल्प है विकल्प का व खा दोनों, चौथा है विकल्प मुक्तक काव्य की प्रमुखता। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं? यहां पर आप देखोगे राइट आंसर है विकल्प का और खा दोनों, क्योंकि जीवन के यथार्थ की प्रधानता भी आधुनिक काल की रचनाओं में देखने को मिलती है, और बौद्धिकता की प्रधानता भी इन रचनाओं में देखने को मिलती है। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है निम्न में से रीतिकाल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो यहां पर आप देखेंगे पहला है विकल्प यहां पर रीतिकाल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। पहला है वीर गाथा काल, दूसरा है अलंकृत काल, तीसरा विकल्प है श्रृंगार काल, और चौथा विकल्प है विकल्प खा व गा दोनों। तो रीतिकाल को अलंकृत काल और श्रृंगार काल दोनों ही नामों से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प खा और गा दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम बताइए। यहां पर आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका आंसर क्या होगा? पहला विकल्प है यहां पर घनानंद, दूसरा विकल्प है यहां पर बोधा ठाकुर, तीसरा है विकल्प का व खा दोनों, और चौथा है सारंगधर। तो रीति मुक्त
काव्य धारा के दो कवि हैं, घनानंद और बोधा ठाकुर। राइट आंसर क्या है? विकल्प का और खा दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए और इन सभी प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प आचार्य केशवदास, तीसरा विकल्प आचार्य देव और चौथा विकल्प है भिखारी दास। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका, ये तीनों ही प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? आचार्य केशवदास जी की हैं। यहां पर राइट आंसर होगा आचार्य केशवदास। ललित ललाम के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? पहला विकल्प है पद्माकर, दूसरा विकल्प है मतिराम, तीसरा विकल्प है महाकवि भूषण और चौथा विकल्प है बिहारी लाल। तो ललित ललाम रचना है किसकी? मतिराम जी की रचना है। अगला प्रश्न है यहां पर रीत ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? पहला है विकल्प यहां पर 3, दूसरा है 4, तीसरा है 2 और चौथा है 5। तो रीति ग्रंथ के कितने रूप मिलते हैं? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है छत्रसाल दशक। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प बिहारी लाल, दूसरा है जगनिक, तीसरा विकल्प नरोत्तम दास और चौथा है भूषण। तो महाकवि भूषण जी की रचना है छत्रसाल दशक। यानी छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है? तो महाकवि भूषण हैं। अगला प्रश्न है अद्भुत आलाप के कवि कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी इन्हें तैयार करते रहिएगा क्योंकि 16 फरवरी को आपको एग्जाम है। उससे पहले मैं आपको कई हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। अद्भुत आलाप के कवि कौन है? पहला विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर क्या है? अद्भुत आलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से आधुनिक काल के अन्य नाम कौन कौन से हैं? पहला विकल्प है पुनर्जागरण काल, दूसरा है विकल्प नवीन विकास काल, तीसरा विकल्प है गद्य काल और चौथा विकल्प है ये सभी। तो आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, नवीन विकास काल भी कहा जाता है और गद्य काल भी कहा जाता है। तो यहां पर राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ये सभी। यहां पर राइट आंसर क्या है? ये सभी। आधुनिक काल को इन सभी नामों से जाना जाता है। तो आप सभी इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में मैं लेकर के आया था आप सभी के लिए। इन प्रश्नों को यदि आप तैयार करके जाएंगे तो 16 फरवरी को यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अगला प्रश्न है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आपसे कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन है? पूछा जा रहा है द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन है? पहला है विकल्प जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा विकल्प है हरिऔध अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, चौथा विकल्प है नागार्जुन। तो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है साकेत जो कि महाकाव्य विधा पर आधारित है। अगला है यहां पर साकेत, यहां पर आप देख रहे हैं प्रश्न भी आ गया। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? पहला विकल्प है तुलसीदास, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है विकल्प मैथिली शरण गुप्त और चौथा है नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी। अगला प्रश्न कह रहा है छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन से हैं? तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं छायावादी युग के प्रमुख लेखक याद करने की। यदि आप देखेंगे उस ट्रिक को या उस ट्रिक को याद कर लोगे तो छायावादी युग के जो प्रमुख 4 स्तंभ लेखक यानी कवि हैं उनका नाम आप जीवन भर नहीं भूलोगे। ये मेरी 100% की गारंटी है। तो यहां पर छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? पहला है विकल्प यशपाल, दूसरा है विकल्प सूरदास,
तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद और चौथा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र तो है नहीं, ना ही सूरदास जी हैं और ना ही यशपाल जी हैं। राइट आंसर क्या है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो मैंने यहां पर आपको ट्रिक बताने का प्रयास किया है। जैसे कि ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक है छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभ लेखक या कवियों के नाम। प्रसाद, पंत, निराला देवी। प्रसाद, पंत और निराला देवी, ये है ट्रिक। ये क्या है? ये ट्रिक है जिसके द्वारा आप छायावादी युग के प्रमुख लेखक या प्रमुख 4 कवियों के नाम याद रखेंगे। जैसे प्रसाद से क्या होगा? प्रसाद से हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। प्रसाद से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। और साथ ही यहां पर पंत से क्या होगा? पंत से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी ध्यान दीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत। और निराला से क्या हो जाएगा? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, निराला से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। और देवी से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। तो यहां पर आप देखोगे कि प्रसाद, पंत, निराला देवी, यानी प्रसाद से जयशंकर प्रसाद हो गया, पंत से सुमित्रा नंदन पंत हो गया, और यहां पर निराला से क्या हो गया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, तथा देवी से महादेवी वर्मा। छायावादी युग के 4 प्रमुख लेखक अथवा प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? प्रसाद, पंत, निराला देवी। ये ट्रिक है, प्रसाद, पंत, निराला देवी। आप इसे जरूर याद रखना, आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे छायावादी युग के प्रमुख लेखक या कवि। अगला प्रश्न कह रहा है छायावाद के आस्थावादी कवि कौन हैं? पहला है विकल्प यहां पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। दूसरा विकल्प है यहां पर अज्ञे जी। तीसरा विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर। और चौथा विकल्प है यहां पर हरिवंश राय बच्चन। तो छायावादी युग के आस्थावादी कवि कौन से हैं? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जो हैं ये छायावादी युग के आस्थावादी कवि हैं। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं कौन सी हैं? तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों पहला विकल्प है मानवतावादी प्रवृत्ति। दूसरा विकल्प है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तीसरा विकल्प है विकल्प का व खा दोनों। चौथा है विकल्प सौंदर्य भावना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप देखेंगे विकल्प का और खा दोनों, क्योंकि मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना प्रगतिवादी युग की प्रमुख विशेषता है। अगला है यहां पर प्रगतिवादी युग की कालावधि क्या है, यानी समय सीमा क्या है? तो पहला विकल्प है 1850 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। तीसरा विकल्प 1936 से 1943 ईस्वी तक। और चौथा विकल्प 1953 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक। तो 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी के बीच का जो समय है यही है प्रगतिवादी युग की कालावधि यानी समय सीमा। तो अगला प्रश्न है प्रयोगवादी युग की कालावधि क्या है? मैंने आपको बताया था कि मैं कई महत्वपूर्ण युगों की कालावधि यानी समय सीमा जरूर बताऊंगा इसी वीडियो में, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। तो प्रयोगवादी युग की कालावधि क्या है? पहला है विकल्प 1660 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक। दूसरा है 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। तीसरा विकल्प है 1971 ईस्वी से अब तक। और चौथा है विकल्प 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रयोगवादी युग की कालावधि क्या है? इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान देंगे 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक के बीच का जो समय है यह है प्रयोगवादी युग की कालावधि यानी समय सीमा। और प्रगतिवादी युग की समय सीमा क्या है? 1936 से 1943 तक। और 1943 ईस्वी से 1953
ईस्वी तक के बीच का समय क्या है? प्रयोगवादी युग की समय सीमा यानी कालावधि। अगला प्रश्न कह रहा है द्विवेदी युग की कालावधि क्या है? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहां पर विकल्प है पहला 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, दूसरा है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक और तीसरा विकल्प है 1971 से 1971 से आज तक और चौथा विकल्प है 1918 से 1936 तक। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक की जो समय सीमा है यह है द्विवेदी युग की। अगला प्रश्न है तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? पहला है विकल्प 1951 ईस्वी, दूसरा विकल्प है यहां पर 1962 ईस्वी, दूसरा विकल्प यानी खा वाला विकल्प है 1962 ईस्वी, का विकल्प है 1951 ईस्वी, गा विकल्प है 1943 ईस्वी और यहां पर घा विकल्प है 1979 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों 1959 ईस्वी में और 1943 ईस्वी में। कब? 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, जिसका प्रकाशन किया किसने था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया था। और अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है यामा के रचयिता कौन है? यामा किसकी रचना है? का विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, खा विकल्प है महादेवी वर्मा, गा विकल्प है मीराबाई और घा विकल्प है अशोक वाजपेयी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यामा किसकी रचना है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा जी की रचना है यामा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, आप जरूर तैयार कर लेना। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको 20 से भी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को कराया है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 यानी 16 फरवरी को यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पक्का आएंगे ही आएंगे। इन प्रश्नों को आप जरूर लिख लेना, रट लेना, तैयार कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी कर देना, ये आपका कर्तव्य है और इन प्रश्नों को याद कर लेना भी आपका कर्तव्य है। तो अपनी बेहतर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आज क्या है? आज है, यहां पर आप ध्यान देंगे, आज है 9 फरवरी, आज है 9 फरवरी और 16 फरवरी को आपका हिंदी विषय का एग्जाम है। पहला है हिंदी विषय का पेपर है और आपके पास समय बचा है मात्र और मात्र 5 दिनों का। कहा जाए तो आपके पास मात्र 5 दिन बचे हैं और इन्हीं 5 दिनों में आपको मैं हिंदी विषय की इतनी बेहतर तैयारी करा दूंगा कि आप अच्छा स्कोर करेंगे, यानी 70 में से 65 प्लस का अंक भी लेकर आ जाएंगे, यानी 70 में से 65 प्लस अंक भी आप लेकर आ जाओगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।